बार फिर से आप सभी का स्वागत है ट्रेनिंग गुरु के रोड टू। जिससे वो हमारे व्यूअर्स जो है वो भी आगे जाके सक्सेस पाए। वेलकम यीशु जी, आपका रोड टू सक्सेस एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। मैं सतीश चौहान आपका दिल से स्वागत करता हूं और आप अपने जो जर्नी है उनके बारे में हमें बताइए और हमें उससे काफी बेनिफिट होगा। पहले मैं यीशु जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने तो एक छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन दिया है, पर अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बारे में खुद ही बताइए, जिससे आप ये जो व्यूअर्स है रोड टू सक्सेस प्रोग्राम के, वो आपको समझ पाए आप उन क्या क्या किया है। थैंक यू यीशु जी, थैंक यू। Thank you सतीश जी for inviting me for this episode of yours। और मैं अपने आप को काफी लकी समझता हूँ कि you tagged me as a successful person, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अभी भी काफी चीजें पानी है। Success is a journey which for someone is never ending। Success एक बार में नहीं पाई जाती, ये एक जर्नी है। जब तक आप रहते हैं इस धरती पर, जो भी आपकी इच्छा है वो एक सक्सेस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उस मुकाम तक कभी ना कभी हम पहुंचेंगे अपने एफर्ट्स के थ्रू। और आपने जैसा बताया कि मुझे अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा व्यूअर्स को हमारे बताना चाहिए, तो मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन बहुत ब्रीफ में देता हूँ। सतीश जी ने तो बताया ही है। माय नेम इज ईशु तायल और मैं अजमेर से बिलोंग करता हूँ। अजमेर एक छोटा सा शहर है राजस्थान में, वहां से मेरी स्कूलिंग हुई थी। देन आफ्टर स्कूलिंग आई डिड बैचलर ऑफ साइंस। बैचलर ऑफ साइंस के बाद आई डिड एमबीए। एमबीए के बाद आई जॉइंड फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एज अ सेल्स पर्सन। आईसीएसई डायरेक्ट में मेरी फर्स्ट जॉब थी 2010 में। देन आई मूव टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इन दिल्ली एंड आफ्टर दैट आई परस्यूड माय एलएलबी ड्यूरिंग माय जॉब ओनली। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाई छोड़ के एक डिग्री ली है, काम के साथ साथ मैंने डिग्री ली है एलएलबी की। और उसी के साथ साथ मैंने बाद में पीएचडी करने की मेरी बहुत इच्छा थी, तो आई परस्यूड माय पैशन और मैंने पीएचडी में भी इनरोल करा के 5 साल लगे मुझे पीएचडी कंप्लीट करने में। नाउ आई हैव सबमिटेड माय थीसिस एंड मोस्ट प्रोबेबली आने वाले कुछ 2-3 महीनों में पीएचडी मुझे अवार्ड हो जाएगी। तो ये मेरी एक एजुकेशन जर्नी थी जो डिग्रीज के थ्रू थी। इसके अलावा डिग्रीज के अलावा मैंने काफी सारे सर्टिफिकेशन कोर्स किए हैं जो मेरी फील्ड से रिलेटेड है। लगभग 30 सर्टिफिकेशंस मैंने परस्यू करे हैं, कंप्लीट करे हैं। उसमें से लगभग 24 फाइनेंशियल सेक्टर के हैं और 6 से 7 सर्टिफिकेशन मार्केटिंग से रिलेटेड है।
कि हाउ वी सेल अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, उससे रिलेटेड है। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ था मेरी जर्नी का। और करंटली मैं एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहा हूँ एज अ रीजनल हेड ऑफ गुजरात एंड एमपी। मेरे अंडर 4 जनों की टीम है who reports to me, और मेरा यहाँ पे सेम प्रोफाइल है, टू मार्केट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू माय क्लाइंट्स। काफी बड़ी जर्नी है आपकी ईशू जी, आपने काफी सारा क्वालिफिकेशन है, काफी सारा एक्सपीरियंस है, आपसे हमको काफी कुछ सीखने को मिलेगा ईशू जी। अब मैं डायरेक्टली पॉइंट की बात करूं तो सक्सेस के बारे में हम लोग बोलते हैं, तो सक्सेस का मतलब ईशू आपके लिए क्या है, आप सक्सेस को क्या मानते हैं? सक्सेस का जो मानने का तरीका है वो हर आदमी के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी को सक्सेस इसमें मिलती है कि उसको मेंटल पीस है, वो उसके लिए सक्सेस है। कोई जो चीज चाहता है उसको जो मिल जाती है वो उसके लिए सक्सेस है। मेरे लिए सक्सेस का प्रोफेशनल लाइफ में या काम करने के तरीके में जो सक्सेस का मतलब है वो ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें परफेक्ट हो, और उस काम की जब भी बात होए तो आपका नाम जरूर आना चाहिए। मान लीजिए मैं अगर मेरी फील्ड जो है फाइनेंशियल सर्विसेज सेल्स या फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट सेल्स, तो कोई भी आदमी अगर इस डोमेन की बात करे तो मेरा नाम जरूर याद करे कि ईशू तायल इज द पर्सन हु इज गुड और हु इज द मास्टर इन सेल्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट कॉर्पोरेट सेल्स। इसी तरह मान लीजिए कोई आदमी है जो इवन बहुत छोटा काम करता है, कोई झाड़ू लगा रहा है, तो झाड़ू भी इस तरीके से लगाए, इतनी निपुणता से लगाए, इतने पैशन से लगाए कि कोई आदमी उसका एग्जाम्पल देने को उसकी इच्छा हो कि यार वो आदमी जो था वो झाड़ू इस तरह लगाता था। कोई आदमी पत्थर तोड़ रहा है हथौड़े से, तो आप उतनी परफेक्शन से करो, इतनी मतलब उसमें आपकी मास्टरी हो जाए कि जब भी पत्थर तोड़ने का नाम आए तो आपका नाम उसके साथ जुड़ जाए। तो जो भी आप प्रोसेस या जो भी आप काम करते हैं उसकी जब भी व्याख्या हो तो आपका नाम जरूर याद करिए। जो भी दुनिया में उस समय मौजूद हो या जो भी उस प्रोफेशन से रिलेटेड हो, आपको आपके काम के लिए जाना जाए, वो मेरे लिए सक्सेस है। आपको आपके काम के लिए आपका नाम हो, वो सक्सेस है मेरे लिए। बहुत ही बढ़िया बात बताई ईशू जी, आपने बताया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, जो भी काम करो उसमें अगर मास्टरी आए आपकी तो वो आप सक्सेस मानते हैं, और उसी फील्ड में आप नंबर 1 बनना चाहते हैं, कोई एक फील्ड में जिसमें भी काम कर रहे हैं। आपने काफी अच्छे एग्जांपल भी दिए। अगर आप पत्थर काटने का काम कर रहे हो या झाड़ू लगाने का काम कर रहे हो तो उसमें भी वो काम भी छोटा नहीं, बट उसमें एकदम मास्टरी हो तो आपके लिए सक्सेस है। आप तो सोशल सेक्टर में है, काफी अच्छा उसमें काम कर रहे हैं और आपने उसमें काफी अच्छी सक्सेस पाई भी है। आपसे मैं ये प्रश्न करूंगा कि आपकी जो कोर स्किल्स और एक्सपीरियंस जो है वो आपको पर्सनल सक्सेस या ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस में कैसे काम आई, उसके बारे में कुछ ईशू जी हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। जो आपकी स्किल्स होती हैं, एक स्किल्स होती है इनबॉर्न, जो आप जब पैदा होते हैं या आपकी जो परवरिश होती है, जब आपका बॉर्न एंड बॉटम होता है, उसके दौरान जो आपकी स्किल्स डेवलप होती है वो मतलब अंदर से स्किल्स होती हैं, वो आप बाहर से नहीं सीखते। लेकिन सिर्फ आपकी अंदर की स्किल्स जो आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप होते हैं, जब पाई जाती है, सिर्फ उनसे काम नहीं चलता। उसके बाद में आपको बाहर से भी कई स्किल्स लेनी पड़ती है। तो जो आपकी इनबिल्ट स्किल्स होती हैं, इनबिल्ट स्किल्स जो मैं मानता हूँ मेरे में जो थी, वो एक पब्लिक स्पीकिंग थी या एक सेल्स का कल्चर था, जो मुझे लगता है मेरी इनबिल्ट थी। और बाद में जो मुझे स्किल्स एक्वायर करनी पड़ी बाहर से, वो मैंने काफी पढ़ाई करी, उसके लिए काफी एक्सपीरियंस के बाद में मेरे पास वो स्किल्स आई। तो मेरी इनबिल्ट स्किल्स और मेरी आउटबोर्न स्किल्स जो मुझे बाहर से मिली, वो दोनों का कॉम्बिनेशन करके मैंने इस तरह से खुद को डेवलप करने की कोशिश करी कि मेरी जो भी जॉब है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, वो मैं उसको फिलफिल कर पाऊँ। क्योंकि आपको जो भी काम करना है उसके लिए कुछ आपको पर्टिकुलर स्किल सेट चाहिए होता है। स्किल सेट होंगी तब आप काम कर पाएंगे, स्किल सेट नहीं होंगी तो वो आप काम चाह के भी नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपको मैंने काम दे दिया कि आप ट्यूबलाइट बनाइए, आपकी बहुत इच्छा है, आप बड़े पैशनेट हैं ट्यूबलाइट बनाने में, लेकिन आपको ट्यूबलाइट बनाने के इंग्रेडिएंट्स या उसकी स्किल्स या उसकी फैक्ट्री या उसकी मशीन ही नहीं पता, तो आप वो ट्यूबलाइट नहीं बना सकते।
तो आपको ट्यूबलाइट बनाना में बहुत पैशन है, लेकिन आप बना नहीं सकते। तो इसी तरह मेरे साथ भी यही हुआ था कि मुझे मान लीजिए पैशन है कुछ करने का, लेकिन उसकी स्किल्स सेट नहीं है मेरे पास। तो स्किल सेट के बिना आपको सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन मौका नहीं देगी। तो स्किल सेट एक्वायर करने के लिए आपको जो भी चीजें आपके लिए जरूरी होती है वो आपको करनी पड़ेगी। बिना उसके आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो पैशन प्लस स्किल्स आपको किसी भी काम के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है। तो स्किल्स मैंने जैसे बताया इनबिल्ट होती है और एक बाहर से ले आपको लेनी पड़ती है। तो इनबिल्ट आपके बॉर्न एंड बॉटअप के जब आप होते हैं, पैदा होते हैं, आप मान लीजिए जब तक 20 साल के होते हैं, तब आपके परिवार के थ्रू आपके पास वो इनबिल्ट स्किल्स आते हैं। सही बात है यशु जी, आपने दो प्रकार की स्किल्स की बताई। आउटबाउंड जो स्किल है वो आप ट्रेनिंग लेके ले सकते हैं, सीख सकते हैं, और पढ़ाई करके भी सीख सकते हैं। अभी सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कॉर्पोरेट सेल्स क्या होता है। कॉर्पोरेट सेल्स में आपका जो अनुभव है, कॉर्पोरेट सेल्स करने के लिए, B2B सेल्स करने के लिए हमारे काफी व्यूअर्स हैं, वो है स्मॉल एंड मीडियम स्केल के बिजनेस ओनर्स है, वो B2B सेल्स करते भी है। तो उनके लिए आपकी क्या गाइडलाइन रहेगी, कॉर्पोरेट सेल्स क्या होता है और उसमें क्या क्या स्ट्रेटेजीज होती है, वो आपको अगर बताएं तो काफी बेनिफिट रहेगा। ओके। सेल्स एक बहुत अगर आप बाहर की दुनिया में बात करते हैं सेल्स वर्ड को, तो उसको मतलब इतनी रेस्पेक्टफुली नहीं देखा जाता। मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं देखा जाता। जब भी सेल्स की बात होती है कि ये तो यार बेचने वाला है, ये तो ये चीज बेचेगा। मान लीजिए मैं भी अपने आप को कहता हूँ कि मैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल्स में हूँ, तो मेरे से कई लोग पूछते हैं क्या आप इंश्योरेंस बेचते हो, क्या आप म्यूचुअल फंड बेचते हो। तो ये बेचने वाला जो वर्ड है, सेल्स वाला वर्ड, ये मतलब इतना पता नहीं क्यों नहीं लिया जाता। लेकिन मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, जो भी ये ऐसा सोचते हैं, दुनिया में हर कोई कहीं ना कहीं सेल्स करता ही करता है। बराबर। आप अगर व्यापारी हैं तो आप सेल्स करते हैं दुकान पे, आप अगर सरकारी नौकरी में हैं तब भी आप सेल्स करते हैं, आप चाहे ऑपरेशंस में हैं तब भी आप सेल्स करते हैं। बस लोगों का देखने का और समझने का तरीका अलग अलग है। मान लीजिए कोई ऑपरेशंस में है तो ऑपरेशंस में वो सेल्स नहीं करता, क्योंकि अगर आप कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं आप विद इन टीम में, तो आप उसको सामने वाली जो पार्टी होती है, जो मान लीजिए आपका जो सामने वाली टीम मेंबर है या टीम मेंबर है, उससे आपको कोई काम करवाना है, तो आप एक तरह की सेल्स करोगे कि यार ये मेरा काम करता है, ये आपके यहाँ पे पेंडिंग है, वो आप काम करोगे। तो दुनिया में हर कोई बेटा जो है, छोटा बच्चा 10 साल का, वो भी सेल्स करता है। वो जब उसको मनाना होता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए, तो वो अपने माँ बाप से सेल्स करता है। क्या करता है वो, या तो रोएगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई उसको एक दिमाग में चीज है कि यार ये एक तरीका है जिससे मेरे माँ बाप कन्विंस होंगे। वो रोएगा, उसके माँ बाप सोचेंगे यार ये रो रहा है, उससे पूछेंगे क्यों रो रहा है, मुझे चॉकलेट चाहिए। या माँ बाप भी सेल्स करते हैं, माँ बाप भी सेल्स करते हैं बच्चों के लिए कि यार तू इस बार अगर तूने 10th में 80% मार्क्स आए तो मैं तुझे साइकिल दिलाऊंगा या तुझे बाइक दिलाऊंगा। तो माँ बाप भी सेल्स कर रहे हैं। तो मतलब दुनिया में बिना सेल्स के कुछ काम नहीं होता। तो सेल्स एक इम्पोर्टेंट पार्ट एंड पार्सल है हमारी लाइफ का। बराबर। अब इसको सेल्स को ऑर्गेनाइज्ड वे में आप कैसे ला सकते हैं, उसके कई सारे मेथड है। तो जैसे आपने पूछा कि सेल्स का प्रोसेस क्या होता है, सेल्स का एक सिंपल सा प्रोसेस है। कोई भी चीज है आपके पास, कोई प्रोडक्ट है, उसका सबसे पहला तरीका है कि आप ढूंढेंगे कि ये प्रोडक्ट किसके काम का है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसके काम का है। तो फाइंड लीड वुड बी अ फर्स्ट थिंग, कि आपको लीड देखनी पड़ेगी। सेकंड प्रोसेस होगा, आप उस लीड से कनेक्ट करो, उससे कनेक्ट करो, फोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू या पर्सनल मीटिंग करो। उसके बाद में आप ये आइडेंटिफाई करो कि ये जो मैंने लीड देखी है, क्या ये एक्चुअली क्वालिफाई करती है। क्योंकि हो सकता है आपको पहली नजर में लगाओ कि ये लीड मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आपने बात कराओ तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। सपोज एग्जांपल, आप एक सिलेंडर बना रहे हैं, जो हाउस होल्ड सिलेंडर बनाने की जो मशीन होती है, जो आउटसाइड का जो आपका खाका तैयार करती है, लोहे का सिलेंडर जो बनाती है, वो आपकी कंपनी वो बनाती है। और आपको ढूंढना है कि इसको कौन खरीद सकता है। तो आपने XYZ कंपनी आइडेंटिफाई करी कि इसका रॉ मटेरियल हो सकता है। लेकिन जब आपने उससे बात करी तो आपको पता चला कि इनके पास ऑलरेडी काफी स्टॉक है, तो ये मेरी लीड से बाहर हो गया। तो तीसरी चीज ये हुई कि इसको क्वालिफाई करिए कि वो पर्टिकुलर लीड आपके पैमाने पे आती है या नहीं आती। फिर आपको अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी।
अगर जो क्वालिफाई हुए उनके सामने आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी या प्रोडक्ट का डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो मान लीजिए आप जैसे सिलेंडर का एग्जांपल लिया, तो सिलेंडर की खूबियां बताएंगे आपकी, मेरा सिलेंडर इतने किलो का है, इसमें इतनी गैस आ सकती है, मेरी प्राइसिंग इतनी है, दूसरे की प्राइसिंग इतनी है, इस तरह से आप प्रेजेंटेशन करेंगे। उसके बाद में लोगों के क्वेश्चंस होंगे, तो सामने वाली पार्टी होगी आपकी जिसको आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उसके कुछ डाउट होंगे, उसके कुछ ऑब्जेक्शंस होंगे, वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। उसके बाद में आपको सेल्स कॉल क्लोज करनी पड़ेगी कि सर ये मैंने प्रोडक्ट का आपको डिस्प्ले करा, कि आपको अब क्या लगता है कि ये आपके क्राइटेरिया में उतरी या नहीं उतरी। तो वो कुछ बोलेगा कि नहीं उतरी, तो आप पूछेंगे क्यों नहीं उतरी, फिर उसका आप क्रॉस आंसर देंगे कि सर मेरा प्रोडक्ट इसलिए बेटर है दूसरे से। तो आपको वो कन्विंस करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको फॉलोअप लेना पड़ेगा कि सर आप आज मिल के आए, एक हफ्ते बाद कि सर मेरी इसके प्रेजेंटेशन का क्या हुआ, मेरे प्रोडक्ट का क्या स्टेटस है, कुछ आपको क्वेरी है तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो इस तरह के 6-7 प्रोसेस होते हैं जो शुरू से आपको एमबी में भी सिखाए जाते हैं या कहीं भी आप जाएंगे तो ये सेल्स की जर्नी होती है। तो इस तरह से आपको सेल्स आइडेंटिफाई करके उस पर्टिकुलर बंदे तक या उस पर्टिकुलर कंपनी तक पहुंचना होता है। लेकिन मोस्ट जो डिफरेंस जो मैंने सीखा है उसमें यही है कि मोस्ट ऑफ द बुक्स आपकी सेल्स यहीं पे क्लोज कर देती है, लेकिन एक 50% ऑफ द सेल्स स्टार्ट आफ्टर द क्लोजिंग डील। जब आपका कस्टमर एक बार बन जाता है उसके बाद में उसको रिटेन करना इज मोस्ट चैलेंजिंग नाउ। एक बार आपका कस्टमर बन गया तो उसकी सारी प्रॉब्लम आप, अगर मान लीजिए जो गैस सिलेंडर का मैंने एग्जांपल दिया, गैस सिलेंडर का मान लो उसको कोई ऐसा परमिट चाहिए जो नहीं मिल रहा और उसकी वजह से आपका बिजनेस हैम्पर हो रहा है, तो परमिट नहीं मिल रहा तो वो तो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन आपका भी बिजनेस हैम्पर हो रहा है तो अब भी आपकी भी प्रॉब्लम है। तो उसको बिजनेस परमिट दिलवाने से लेके उसका अप्रूवल लेने तक अगर आप उसकी हेल्प करेंगे तो एक आपका बिजनेस बचेगा और उसकी नजरों में आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी कि यार ये कंपनी पेन तो ले रही है, कम से कम ले रही है। तो कस्टमर सर्विस इज एज इम्पोर्टेंट एज कस्टमर सेल्स। जिस तरह से आप सेल्स में जो एफर्ट डालें उसको कस्टमर रिटेन करने के लिए और उसका ड्यूरिंग द प्रोसेस जो भी काम होता है जब तक वो आपका कस्टमर है तो उसको आपको सर्व करना पड़ेगा, नहीं तो वो कॉम्पिटिटर के पास है। तो ये बेसिकली सेल्स जर्नी। काफी अच्छा आपने पूरा सेल्स का प्रोसेस समझाया ईशु जी। काफी व्यूअर्स को जानना मिला होगा कि आपका लीड जनरेशन से लेके सारे स्टेप्स, लीड क्वालिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और उसके बाद क्लोज द डील, और क्लोज हो जाए उसके बाद भी आपका रोल रहता ही है। मतलब यस, कॉर्पोरेट सेल्स के बारे में आपने काफी अच्छा बताया ईशु जी। और कुछ केस स्टडीज अगर आप बता सके जो हार्ड हो और आपने कन्वर्ट किया हो, जिससे हमारे ये जानना पड़े कि आपने काफी अच्छा और बड़ा बल्क ऑर्डर कुछ आपने क्रैक किया हो, या आपकी जर्नी का जो सक्सेस जो आपको लगे कि ये काफी अच्छा था, काफी डिफिकल्ट था, लेकिन आपने अच्छे से किया और आपने उसमें सक्सेस पाई। ऐसा कोई केस स्टडीज अगर आप एक आध बताए तो हमको काफी मिलेगा। जो मेरी लास्ट कंपनी थी उसमें एक मेरे पास असाइनमेंट था, एक प्रोस्पेक्ट था, सेल्स प्रोस्पेक्ट, एक पर्टिकुलर कंपनी थी। जैसा कि मैंने बताया कि मैं बिजनेस टू बिजनेस सेल्स में रहा, मतलब मेरी जो सेल्स होती वो कॉर्पोरेट सेल्स होती थी, मतलब रिटेल से ना के कंपनी के डायरेक्टर या कंपनी के एमडी, सीईओ, उनसे मेरी मुलाकात होती थी और मुझे उनको कन्विंस करना पड़ता था। तो मेरे पास एक कंपनी थी जो कभी भी सपोर्टिव नहीं थी मेरी कंपनी की, मतलब मेरी कंपनी का प्रोडक्ट एक्स है और सामने वाली कंपनी का नाम वाई है, तो वाई कभी भी एक्स को सपोर्ट नहीं करता था। ये मतलब प्रथा थी। 10 साल हो गए थे, 20 साल हो गए, मेरे से भी पहले जो ऑफिसर थे वो उनको क्रैक नहीं कर पाए थे। उनका बस एक ही था कि देखते हैं, या आपको वो एंटरटेन नहीं करते थे। वो बोलते थे कि हाँ, मैं मान लीजिए फोन करता था तो 10 बार में से 4 बार फोन रिसीव नहीं होता था, 6 बार उठाते थे कि मैं अभी बिजी हूँ, आप बाद में आना। तो 10 में से 1 बार चांस मिलता था उनसे मिलने का, तो मिलते थे तो सीधा बोलते थे कि हाँ बताइए क्या काम है। मैं बताता कि सर ये हमारा एक्स प्रोडक्ट है। बोले हाँ ये तो पता ही, अच्छा नहीं है प्रोडक्ट, ये किसी काम का नहीं है, इसमें नुकसान नहीं होता है, XYZ, मतलब सारी कमियां उसमें निकाल दी। तो
6 महीने हुए, 1 साल हुआ, मैं रेगुलर कॉल करता रहता था, वो भी परेशान होते थे। कई बार मेरे पे चिल्ला भी देते थे कि यार क्या तुम बार बार फोन करते हो, एक बार मना कर दिया। लेकिन मेरे अंदर एक ये चीज थी कि मैं जो भी काम करता हूँ वो काफी पैशनेटली करता हूँ। मुझे बस ये समझना था कि यार ये काम क्यों नहीं कर रहे, क्या कारण है इसका। बराबर। कोई कारण तो होगा, मान लीजिए कोई काम नहीं कर रहे हैं तो कोई कारण होगा इसका। तो 6 महीने बाद मैं इसकी तह तक गया तो मुझे कोई एक चीज पता चली कि मेरी कंपनी ने कोई एक फैक्टर था, कोई बात हुई थी जो इनको अच्छी नहीं लगी थी या उनको बुरा लगा था कि भाई ऐसा क्यों हुआ मेरे। तो वो मैंने ट्राई टू रिजॉल्व, मैंने कोशिश करी कि वो रिजॉल्व हो, और मैंने अपनी कंपनी के बड़े अधिकारी से बात करके जो पुराना मैटर था, शायद 5-6 साल पुराना मैटर था, और वो मैटर लेके वो अपने ईगो पे लेके चले गए थे। तो किसी आदमी का ईगो शांत करना भी एक सेल्स का प्रोसेस में आता है, क्योंकि आदमी जिसको आप प्रेजेंट कर रहे हो अगर उसका ईगो हर्ट होता है तो वो शायद आपको अपनी पर्सनल लेवल पे आपको आगे नहीं बढ़ना। तो उस आदमी का आपको ईगो शांत करना पड़ेगा, उससे उसके अगर कोई भी गलती आपकी कंपनी से हुई है तो उसके लिए आपको अपोलोजाइज करना पड़ेगा। वंस यू अपोलोजाइज, सामने वाले का ईगो डाउन होता है, देन ही लिसन्स टू यू। अदरवाइज उसको लगेगा कि यार ये किसी काम का नहीं, इनकी कंपनी तो ऐसी है, ये तो कमिट करते हैं और कमिटमेंट इनके पूरे नहीं होते हैं। तो उस कंपनी में भी ऐसे ही हुआ था कि पर्टिकुलर कमिटमेंट किए थे शायद 5-6 साल पहले, वो कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ। लेकिन वो पर्सन जो था डायरेक्टर, वो अपने एज अ ईगो के लिए मुझे बता नहीं रहे थे कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, बट दे वर जस्ट इग्नोरिंग। तो उस इग्नोरेंस का कारण मुझे पता करना था। तो इसका एग्जाम्पल मैंने ये दिया है इसलिए क्योंकि मान लीजिए आप सेल्स से हताश ना हो, आप उसका पता करिए कि भाई ये आदमी क्यों नहीं लेना चाहता, आपकी सर्विसेज क्यों नहीं लेना चाहता। क्या कॉम्पिटिटर आपसे बेटर डील दे रहा है, क्या इसको प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, या ये हो सकता है ये आपकी कंपनी से सर्विस पहले ले चुका हो लेकिन आपकी कंपनी ने सर्विस इसको अच्छी तरह से नहीं दी हो, बेटर सर्विसिंग नहीं दी हो, इसकी वजह से ये आपसे अगली डील नहीं करना चाहता। तो ये सारी चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी और कस्टमर के तह तक जाना पड़ेगा। सिर्फ ऊपरी सेल्स आज का दौर नहीं है। आपको अगर आज के दौर में सेल्स करनी अच्छी तरह करनी है तो आपको अपनी कंपनी और सामने वाली कंपनी की पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। बराबर। तो अगर मुझे उसकी पहले की हिस्ट्री पता होती तो मैं शायद वेल प्रिपेयर्ड जाता, लेकिन मुझे पहले की हिस्ट्री नहीं पता थी। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि जब उसने मेरे को 6 महीने अपॉइंटमेंट नहीं दिया या ढंग से बात नहीं करी, उसके बाद में मुझे पता चला कि इसकी ये हिस्ट्री है। तो वो हिस्ट्री में जो गलतियां हुई थी हमारी कंपनी से, उसको रिजॉल्व करा के फिर से उनसे कांटेक्ट करा, तो नाउ थिंग्स इम्प्रूव एंड वी एबल टू सोल्ड आवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। काफी अच्छी बात बताई ईशू जी, आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ग्रास रूट तक जाना चाहिए। आपका पुराना रीजन भी हो सकता है आपका नहीं होने का, सेल्स नहीं होने का, और उसकी हिस्ट्री चेक कर ही जाना चाहिए। काफी अच्छे पॉइंट्स ये केस स्टडी से हमें सीखने को मिले। ईशू जी, आपकी जो सो फार जर्नी रही है अभी तक की, उसमें क्या क्या बिग चैलेंजेस आई, बड़ी बड़ी चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स आए जिसको आपने सोल्व किया हो, ऐसा केस स्टडीज के थ्रू आप अगर बताएं तो व्यूअर्स को ये जानना को मिलेगा कि लाइफ है तो हर एक की लाइफ में चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स आते ही हैं, बट उसको सोल्व कैसे, तो वो सॉल्यूशन के लिए क्या स्ट्रेटेजीज रहेगी, वो अगर ईशू जी आप बता सके तो। पिछले वाले एग्जांपल में जो आपने मेरे से पूछा था उसमें मैंने 2 पार्टीज ली, एक मेरी कंपनी और एक सामने वाली कंपनी। ये वाला जो आपने चैलेंज पूछा है, इसमें दोनों पार्टी मैं ही हूँ, एक्स भी मैं हूँ, वाई भी मैं हूँ। मैं आपको इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, जो मैं हमेशा हर बार किसी भी सेमिनार में कोई कॉलेज स्टूडेंट पूछते हैं तो मैं उनको ये एग्जांपल कोट करता हूँ कि मेरी इस जर्नी में सबसे ज्यादा दिक्कत या सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टास्क क्या था जिसको मैंने ओवरकम करा। यही आपका क्वेश्चन था, तो इसका आंसर ये है कि सर स्टार्टिंग से, सिंस माय चाइल्डहुड, सिंस माय स्कूलिंग एंड ग्रेजुएशन एंड MBA, आई एम इंक्लाइन टूवर्ड द सेल्स। और मेरे को फाइनेंशियल वर्ड से डर लगता था, मैथमेटिक्स से डर लगता था, कैलकुलेशन से डर लगता था, बहुत डर लगता था।
10th में भी मैं बड़ी मुश्किल से मैथमेटिक्स वाले एग्जाम में पास हुआ। 11th-12th में मैंने साइंस ली थी, साइंस में मैथ्स नहीं थी मेरे पास, फिजिक्स में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आती थी, उससे बड़ा डरता था। उसके बाद में जब मैंने एमबीए किया तो एमबीए में फर्स्ट जो 2 सेमेस्टर होते हैं वो कॉमन होते हैं, उसमें सारे आपको पेपर पढ़ने पड़ते हैं, चाहे फाइनेंस का हो या ऑपरेशंस का हो। तो वो मैंने जैसे तैसे कोशिश करके निकाला। और 3rd-4th सेमेस्टर जब आता है तब आपको इलेक्टिव चूज करना होता है। तो मैंने उस वक्त एक भी फाइनेंस का सब्जेक्ट नहीं लिया था, ना कैलकुलेशन। तो मेरा ओरिएंटेशन शुरू से यह था कि मेरे को फाइनेंस में जाना ही नहीं है और फाइनेंस से कुछ रिलेटेड काम ना तो करना है ना सीखना। लेकिन सारी चीजें आपके हाथ में नहीं होती है, डेस्टिनी भी होती है, कुछ भगवान की भी इच्छा होती है। तो जब कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ तो मेरा एक फाइनेंशियल सेक्टर में प्लेसमेंट हुआ, आईसीआईसीआई डायरेक्ट करके एक कंपनी थी, फाइनेंशियल सेक्टर सेल्स। तो सेल्स तो मेरा वाला पार्ट था, वो मैं हैंडल कर सकता, लेकिन फाइनेंस कैसे हैंडल करूं? फाइनेंस से तो मुझे नफरत थी, मैं चाहता ही नहीं था फाइनेंस पढ़ना। लेकिन आपकी घरेलू समस्याएं या वहाँ पे वर्क प्रेशर इतना होता है कि आप वो जॉब छोड़ भी नहीं सकते। अब वो जॉब करना है तो आपको पैशनेटली करना है। देखिए 2 तरीके होते हैं, या तो आप अपनी पैशन वाली जॉब चूज करिए या जो जॉब आपको मिले उसको पैशनेटली करिए। अब जब मेरे पैशन वाली जॉब नहीं मिली तो जो जॉब मुझे मिली वो मुझे पैशनेटली करनी थी। या पैशनेटली करने से बोलने से तो होगा नहीं, उसके लिए कुछ करना होगा। तो मुझे फाइनेंस 0 से स्टार्ट करना पड़ा, बहुत कुछ पढ़ाई करनी पड़ी, काफी कुछ सीखना पड़ा, कुछ इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ा। क्योंकि वंस यू आर इन अ सेल्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, आपको सारी जानकारी होनी चाहिए फाइनेंस की, फाइनेंस का ए क्या है, बी क्या है। अगर फाइनेंस की जानकारी नहीं होगी तो आप सेल्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि सेल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि आपको अपना प्रोडक्ट पता होना चाहिए। बिना प्रोडक्ट की जानकारी के आप सेल्स नहीं कर सकते। तो इस सेल्स को करने के लिए मुझे पढ़ाई करनी पड़ी। मैंने काफी सारे सर्टिफिकेशंस करे, 25 तरह के सर्टिफिकेशंस करे। दिन रात मैंने मेहनत करी, बहुत पढ़ाई करी। मेरे घर वाले नाराज होते थे, मेरी वाइफ नाराज होती थी कि अब तो पढ़ाई क्यों कर रहे हो, तुम तो अब कमा रहे हो, फिर पढ़ाई की क्या जरूरत है। तो मेरा कहने का मतलब उनसे यही था कि पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती, लर्निंग नेवर एंड्स, लर्निंग नेवर एंड्स। मैंने एमबीए की पढ़ाई 2010 में खत्म कर दी, लेकिन मैंने अपनी पीएचडी थीसिस सबमिट करी है 2021 में। और इन 11 साल मैंने कुछ ना कुछ करा ही है, मैं मतलब कुछ ना कुछ सीखता ही रहा। तो इस लर्निंग प्रोसेस में फाइनेंस मैंने सीखा और इस हद तक सीख लिया मैंने कि मैं अपनी जॉब के 2-3 साल बाद ही मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जो आईएम्स हैं वहां पे जाके लेक्चर देने लायक हो गया फाइनेंस पे, स्टॉक मार्केट पे, जो कि मेरी पसंद का सब्जेक्ट नहीं था, जो कि मैं चाहता नहीं था कि मैं इसको सीखूं, या मेरी अंदर की इच्छा नहीं थी। लेकिन मेरे पास एक पैशन था कि मुझे अपनी जॉब पैशनेटली करनी है। तो उस पैशन के लिए मुझे जो करना पड़ा, चाहे वो मुझे एक्स्ट्रा टाइम अपनी जॉब में से निकाल के पढ़ाई करनी पड़ी या कुछ ऐसी चीजें सीखनी पड़ी जो मेरी अंदर की इच्छा नहीं थी कि मुझे सीखना है, लेकिन मेरी जॉब रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि मुझे बिना जाने ये काम नहीं चल सकता। तो मैं अपनी लाइफ का सबसे बिगेस्ट चैलेंज और जो ओवरकम है वो यही है कि कई बार आपको अपनी जॉब में ऐसे काम करने पड़ते हैं जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो। लेकिन अगर आपको जॉब अच्छी तरह करनी है तो आपको अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ेगा कि आप वो जॉब परफेक्टली कर सकें। काफी बड़ी बात बताई यीशु जी, आपने एकदम सही बात बताई। कई बार हम लोग जीवन में वो काम करते हैं जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन वो काम को भी काफी अच्छे से आपने पैशनेटली किया और आपने अच्छी इतनी सक्सेस पाई आज आप एम और आईआईटीज में इस सब्जेक्ट पे जो आपका लाइक उस सब्जेक्ट पे आप जाके ट्रेनिंग्स देते हो, सेमिनार्स देते हो। तो ये बड़ी उपलब्धि है और काफी बड़ी सफलता भी है। मैं मानता हूँ ये बहुत ही बड़ी सफलता है, क्योंकि आपको जो पसंद है उसमें आप सफलता पाओ वो तो कोई भी कर लेगा। आपको जो आपने मास्टरी ली और सफलता पाई वो तो कोई भी कर लेगा, लेकिन आपने वो चीज की जो आपको नहीं पसंद थी, नहीं आती थी, नहीं समझ में आती, लेकिन आपने वो डेडिकेशन दिया, वो पैशन दिया, जिससे आपने वो पढ़ाई की, उसके बारे में एक्सपीरियंस लिया, उसको अच्छे से समझा और आज अपने आप को उस काबिल बनाया कि जो पसंद नहीं था उसमें भी आप सक्सेसफुल हो। बहुत ही बढ़िया है, इसलिए बहुत ही बढ़िया। मैं
मैं आज के प्रोग्राम का ये एक टर्निंग पॉइंट मानूंगा कि अगर कोई व्यूअर्स ने ये एग्जांपल्स आपका अगर स्टडी करता है, उसको वो समझ जाता है कि हमें लाइफ में हमारे सामने जो आता है उसको अगर सही से किया गया, उसके लिए हमें अपने आप को काबिल बनाया, तो डेफिनेटली लाइफ में सफलता पाई जा सकती है। और आप उसका जीवन उदाहरण है हमारे लिए। तो काफी अच्छी बात है ईशू जी। अब मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन करूंगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो काफी बिजनेस ओनर्स होते हैं, जो सेल्स करते हैं, अपना धंधा चलाते हैं और आगे ग्रोथ करना चाहते हैं, वैसे लोग हैं। तो उनके लिए आपकी स्पेशल टिप्स जो आपकी जर्नी से पाई है, और आपने जो जिस टिप्स या जिस स्ट्रेटेजी से सक्सेस पाई है, ऐसी कुछ टिप्स अगर हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हो तो वो आपके लिए मैं चाहूंगा कि आप उनको कुछ ऐसी टिप्स दें। मुझे सिर्फ पूरी जिंदगी का अगर आप निचोड़ निकालें 10, 11, 12 साल का मेरे एक्सपीरियंस का, तो मैं उसमें मेरे को एक ही चीज अच्छी लगती है जो कही भी जाती है कि पीपल विद अ ग्रेट पैशन कैन मेक थिंग्स पॉसिबल विच आर इम्पॉसिबल। अगर आप में कुछ कर गुजरने की इच्छा है तो आप वो मुकाम भी हासिल कर पाएंगे जो आपके बस का ना हो, या जिसको आप पहले सोचते कि यार मैं ये तो नहीं कर सकता, लेकिन आपने दृढ़ निश्चय कर लिया किसी भी चीज का, आपने सोच लिया कि ये करना ही है, कैसे भी करना है, तो आपके लिए कोई भी जगह या कोई भी मकाम छोटा नहीं। जो सतीश ने पूछा कि क्या टिप्स हो सकते हैं किसी भी इन्वेस्टर के या किसी भी बिजनेसमैन के या सेल्स पर्सन के या कोई भी एम्प्लॉय किसी भी कंपनी में काम कर रहा है, तो उसका सक्सेस मंत्र मेरे हिसाब से सबसे बड़ा तो पैशन है। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए काम करने का और कुछ हासिल करने का। जब तक जज्बा नहीं है, जज्बा एक तरह का आपका पेट्रोल है। किसी भी गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, उसके अंदर पेट्रोल नहीं होगा तो आप चाहे लिम्बोर्गिनी ले लीजिए या पोर्शे ले लीजिए, वो वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। और जिस गाड़ी में अगर पेट्रोल है और जिंदगी भर का पेट्रोल है, तो मारुति 800 भी पूरी दुनिया का चक्कर काट सकती है। लेकिन आपने लिम्बोर्गिनी ले ली और उसके अंदर पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल मतलब आपका जज्बा, आपका पैशन, तो वो हो सकता है 2 किलोमीटर भी नहीं चल पाए। तो जो जिंदगी हमारी गाड़ी है, गाड़ी की ऊपरी बनावट तो आपकी लिम्बोर्गिनी भी हो सकती है, मारुति 800 भी हो सकती है, लेकिन उसके अंदर का पैशन आपका पेट्रोल है। तो पेट्रोल जब तक आपके अंदर है तो आप पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकते हैं। और जो स्किल सेट है आपका, वो आपकी भारी गाड़ी की बॉडी बनाती है, वो आपकी हेडलाइट बनाएगी। हेडलाइट कैसी बनाएगी? हेडलाइट आपको रात में भी देखने देगी, और फॉग लैंप लगाए आपने, वो बारिश में भी देखने देगी। तो ये आपके स्किल सेट है। तो गाड़ी जरूरी है, अंदर का पैशन भी जरूरी है। गाड़ी किस तरह की बनती है, तो मारुति 800 से लेकर लिम्बोर्गिनी तक आप गाड़ी बना सकते हैं, वो आपके स्किल सेट है। लेकिन मेन जो आपका रहता है वो आपके अंदर का पैशन। इसके बाद में जो भी आप प्रोडक्ट पे काम करते हैं, उसकी प्रोडक्ट की A to Z आपको चीजें पता होनी चाहिए कि प्रोडक्ट किस काम आता है, रॉ मटेरियल कैसे बनता है, इसकी प्रोडक्ट कहाँ मार्केट होता है, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है हमारा, सारी हिस्ट्री से लेके ज्योग्राफी तक सब कुछ पता होना चाहिए। तीसरी चीज, आपको वो सेम प्रोडक्ट कौन दूसरे सेल कर रहे हैं या दूसरे बना रहे हैं आपकी पर्टिकुलर टेरिटरी में, आपको पूरा पता होना चाहिए कि आपका कॉम्पिटिटर इस प्रोडक्ट के लिए क्या कर रहा है, उसकी सेल्स प्राइस क्या है। चौथी चीज जो मैंने पहले भी बताई थी, आपकी सेल्स 50% सेल्स तब स्टार्ट होती है जब आप प्रोडक्ट सेल कर देते हैं। अगर आपका सर्विस ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, मान लीजिए जैसे आरओ लेते हैं हम, जो आरओ का पानी पीते हैं, और आरओ की मेन जो सर्विसेज होती है उससे इनकम होती है, और सर्विस कब स्टार्ट होती है? आफ्टर सेल्स। तो आप जो भी आरओ लेते हैं उसका एक 12 महीने का या 10 महीने का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है सर्विस का, उससे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है, ना कि जो आप पहली बार लेते हैं। तो वो सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री होगी। तो आपको कस्टमर की सर्विसेज पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपका कस्टमर रिटेंशन पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि आपका 80% ऑफ द कस्टमर जो है आपके लॉयल कस्टमर, जो 20% लॉयल कस्टमर है, वो आपका 80% रेवेन्यू देंगे। ये एक किताबी भाषा है, और ये रियल मायने में भी सही है कि आप अगर कस्टमर रिटेन कर पाए, और कस्टमर रिटेंशन का खर्चा कम आता है, न्यू कस्टमर
जोड़ने से, क्योंकि आप नया कस्टमर जोड़ते हैं तो आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, आपको सेल्स कॉल करनी पड़ती है। जबकि आपका पुराना कस्टमर है तो आपको उसको सिर्फ अच्छी सर्विस देनी है और वो आपके साथ ही जुड़ा रहे। अगर आपका पुराना कस्टमर आपके यहाँ से जाता है तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि वो किस वजह से गया है, क्योंकि वो आपके रिलेशन की वजह से काफी देर तक था, लेकिन एक पॉइंट आता है जब आपका रिलेशन से ऊपर प्रोडक्ट की कीमत चली जाती है, तब वो रिलेशनशिप का बांध टूट जाता है। तो उस दौरान आपको पता करना पड़ेगा कि आपके कॉम्पिटिटर ने ऐसा क्या किया कि आपका इतना पुराना कस्टमर आपके यहाँ से चला। तो वो कॉम्पिटिटर एनालिसिस में आता है। तो ये 4-5 प्रमुख बातें हैं जो किसी भी बिजनेसमैन, किसी भी एम्प्लॉय को ध्यान रखनी चाहिए। और लर्निंग नेवर एंडिंग प्रोसेस। अगर आप बिजनेसमैन है तो आप ये सोचते होंगे कि मैंने एक प्लांट डाल दिया, मशीनरी डाल दी, एम्प्लॉय रख दिए, मेरा काम खत्म, अब मुझे सेल्स करनी है, लर्निंग नहीं करनी। लेकिन आप यकीन मानिए आज के टाइम पे चीजें इतनी जल्दी चेंज हो रही हैं जो पिछले 50 साल में हुई है। आने वाले 5 साल में वो चेंजेस आएंगे जो पिछले 100 साल में नहीं हुए, और उसके आने वाले 5 साल में वो चेंजेस आएंगे जो पिछले 200 साल में नहीं हुए। तो चेंजेस बहुत जल्दी आ रहे हैं। तो आप हो सकते हैं कि बहुत पुराने बिजनेसमैन हो, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं आती, लेकिन पिछले 1 साल में सिर्फ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो अगर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आएगी नहीं, लर्निंग आपने सीखी नहीं, तो आप कैसे अपना प्रोडक्ट मार्केट कर पाओगे? क्योंकि आप जिसको बेचना चाहते हो वो आपसे मिलना नहीं चाहता पर्सनली। वो बोलता है कि यार आप तो मेरे को वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बता दो, लेकिन आपने बोला कि मुझे तो आती नहीं वीडियो कॉन्फ्रेंस, और ना आप सीखना चाहते हैं। तो लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसमें कुछ इनोवेशन आया, लेकिन वो आपके ध्यान में नहीं, क्योंकि आपने उसके बारे में पढ़ा नहीं, तो वो आउटडेटेड हो जाएगा प्रोडक्ट। आपको अपनी नॉलेज दिन ब दिन बढ़ानी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, क्योंकि लर्निंग एक ऐसी चीज है जो आपके ताउम्र काम आएगी, चाहे आप कौन सा भी बिजनेस करें। तो लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होनी चाहिए। मैंने भी नहीं करी, ना करूंगा, और उम्मीद करता हूँ जो ये सुन रहे हैं वो भी लर्निंग कभी स्टॉप नहीं करेंगे, क्योंकि लर्निंग हमेशा चलती रहनी चाहिए। सरस्वती जी आपके पास होगी तभी लक्ष्मी जी आएगी, बिना सरस्वती के लक्ष्मी भी नहीं आती। और लक्ष्मी जो होती है वो टेम्परेरी होती है, सरस्वती परमानेंट होती है। तो हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आपके पास लक्ष्मी ना हो, लेकिन अगर आपके पास सरस्वती है तो लक्ष्मी जी भी आ ही जाएगी। लेकिन बिना सरस्वती जी के लक्ष्मी जी आएगी तो सही, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए। तो आपको लंबे टाइम के लिए अगर दोनों रखनी है तो लर्निंग और अर्निंग दोनों आपको साथ में रखनी है। बराबर है। थैंक यू वेरी मच ईशू जी, आपने काफी अच्छी टिप्स दी है, काफी अच्छे टेक्निकल पॉइंट्स भी समझाए हैं, काफी अपना अच्छा एक्सपीरियंस समझाया है, काफी आपने बताया कि आपने अपने चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया और लर्निंग्स को कैसे कंटिन्यू किया, और इस ऊंचाइयों पर आज आप पहुंचे हुए हैं। आपसे हमें काफी कुछ सीखने को मिला। मैं सारे व्यूअर्स और हमारी ट्रेनिंग गुरु की टीम की ओर से आपका खूब धन्यवाद करता हूँ। आपसे आपका एंड आप हमारे शो में कि हम काफी आपसे आपके आभारी हैं। और मैं व्यूअर्स ये बताना चाहूंगा कि जो काफी लर्निंग्स और काफी चीज जो ईशू जी ने बताई है वो अपने प्रैक्टिकल वे में लाइफ में उतारे। वो अगर आप अपने बिजनेस में अपने प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए या आपने जो सक्सेस का रास्ता पाना है वो रास्ते पे चलने के लिए ये टिप्स का अगर आप यूज करेंगे तो आपको भी डेफिनेटली की तरह ही सफलता मिलेगी। तो आगे बढ़ते रहिए, सफल होते रहिए। टिल देन हम नए मेंटर्स या गाइड या कोच या बिजनेसमैन जो भी सक्सेसफुल इंसान है उनके साथ मिलेंगे एपिसोड नंबर 5 में। तब तक शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।